और थोड़ा इस मंच को भी, और सामने सुन सकें तो आप भी थोड़ा सुनना। कुछ नई चीजें हैं मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने। देश आजाद होने वाला था, माउंटबेटन प्लान आया जून 46 और तय हुआ देश का बंटवारा होगा। कैसे होगा, कौन करेगा, उसके लिए एक कमीशन बना जिसका नाम था रेड क्लिफ कमीशन। ये कोई वकील था वहां इंग्लैंड में, रेड क्लिफ। उसने एक फॉर्मूला बनाया कि 50% जिस प्रांत की आबादी मुस्लिम है या उससे ज्यादा है वो पाकिस्तान में जाएगा, पश्चिमी पाकिस्तान हो चाहे पूर्वी पाकिस्तान हो, और 50% से कम पॉपुलेशन है किसी प्रांत की वो भारत में रहेगा। ऐसे जिलों में भी उसने किया। ये जानकारी क्यों देना चाह रहा हूं, ये बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई जानकारी है इसलिए देना चाह रहा हूं। बाबा साहब संविधान सभा में आना चाहते थे महाराष्ट्र से, कांग्रेस ने वहां सभी सीटें भर दी, तो बाबा साहब को लगा कि मैं संविधान सभा में जाऊं कहां से। तो जोगेंद्र नाथ मंडल करके एक अनुसूचित जाति वर्ग के कार्यकर्ता थे, उस समय उनका नाम दल का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था, अनुसूचित जाति फेडरेशन। तो उन्होंने कहा आप बाबा साहब मेरे बंगाल से आ जाओ। तो बंगाल चले गए बाबा साहब, और वहां और लोगों ने भी समर्थन किया, कुछ दलित वर्ग के एमएलए थे उन्होंने भी समर्थन किया। यहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बाबा साहब का यहां समर्थन कर रहे हैं जी, ये ध्यान रखने की बात है। और ऐसे करके बाबा साहब एक जैसूर खुलना एक क्षेत्र था जहां से वो संविधान सभा में पहुंच गए। अब इस रेड क्लिफ ने क्या किया, इस रेड क्लिफ ने कहा कि जिससे आप आए हो, अब वो संविधान सभा में आए, पहले आपने देखा होगा 13 दिसंबर 46 को संविधान सभा की पहली बैठक, नेहरू जी का प्रस्ताव, 17 दिसंबर 46 को बाबा साहब को बोलने के लिए राजेंद्र प्रसाद जी ने खड़ा कर दिया, और जो बाबा साहब का शानदार भाषण हुआ उसे संविधान सभा के सभी सदस्य प्रभावित हुए, तालियां बजा करके स्वागत किया कि हम तो इसको अछूत मानते थे, लेकिन ये देश हित में इतना अच्छा बोलते हैं कि हमें इसका स्वागत करना चाहिए। जितनी तालियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण में नहीं बजी, उससे ज्यादा तालियां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के भाषण में बजी। ये रिकॉर्ड है संविधान सभा का। लेकिन गड़बड़ कहां करी कांग्रेस ने, देखा ये तो बहुत पॉपुलर हो सकता है। अब वो जैसूर खुलना जहां से वो जीत के आए थे संविधान सभा से, अभी रेड क्लिफ को पता नहीं क्या चची, वो क्षेत्र ही पूर्वी पाकिस्तान में कर दिया, और डॉक्टर अंबेडकर को कहा कि ये पूर्वी पाकिस्तान में चला गया आपका क्षेत्र, इसलिए आप पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन जाओ। बाबा साहब को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा मैं जाना ही नहीं चाहता मैं पाकिस्तान, मुझे मजबूरी नहीं है, मैं देश की सेवा भारत में रह करके करना चाह रहा हूं, संविधान सभा में ही रहूं ये जरूरी नहीं है। तो उन्होंने कहा साहब ये तो कोई फॉर्मूला है रेड क्लिफ का, उसमें आप चले गए पूर्वी पाकिस्तान संविधान सभा में, सदस्य वहां के बन गए आप। आए राजेंद्र प्रसाद जी से मिले, राजेंद्र प्रसाद जी से जब मिले उन्होंने कहा साहब मुझे जबरदस्ती क्यों भेजना चाह रहे हो आप पाकिस्तान। बोला कौन भेज रहा है, हमें तो तुम्हारा भाषण इतना अच्छा लगा भाई डॉक्टर अंबेडकर, ये राजेंद्र प्रसाद जी के शब्द हैं, ये भी रिकॉर्ड है संविधान में, हम तो आपको यहीं रखना चाह रहे हैं। कि नहीं साहब मेरा क्षेत्र कर दिया पूर्वी पाकिस्तान में, जैसूर खुलना जहां से मैं जीत के आया। राजेंद्र प्रसाद जी को लगा भाई कोई गलती हो गई होगी, उन्होंने उस कलेक्टर से रिपोर्ट मंगाई। कलेक्टर ने कहा साहब 50% से ज्यादा जिस जिले की आबादी मुस्लिम हो वो क्षेत्र जाना था पाकिस्तान में, जहां से डॉक्टर अंबेडकर जीत के आए हैं, ये 50% से कम का है। लेकिन फिर भी वो रेड क्लिफ कह रहे हैं नहीं इसको आप पूरी पाकिस्तान में करो, हम क्या करें। तो राजेंद्र प्रसाद जी को लगा कि भाई इनके साथ तो अन्याय हो गया, ये पहला बड़ा अन्याय किया जी कांग्रेस ने, ये चीजें आपको फील्ड में बतानी चाहिए। अभी कांग्रेस जो
बाबा साहब का नाम लेकर के झूठ बोल रही है कि हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं। वो बाबा साहब का सम्मान, ना तो बाबा साहब का सम्मान उन्होंने जीते जी किया, ना बाबा साहब का सम्मान मरने के बाद किया कांग्रेस ने। अब जो ये कर रहे हैं वो कांग्रेस की मजबूरी है। ये पहला उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। रखा जा सकता था जयसुर खुलना, क्योंकि 50% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की थी वहां, भारत में रखा जा सकता था, उसको कर दिया पाकिस्तान। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा यार अब क्या करें डॉक्टर अंबेडकर, तुम तो बहुत विद्वान आदमी हमें लगे, लेकिन अब ये हो गया, अब क्या करें। अब उसमें एक जो विषय आया, आप कहोगे बॉम्बे से कैसे वापस आए जीत करके, एमआर जयकर एक संविधान सभा के सदस्य थे। नेहरू जी ने जो 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव रखा, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बना, उसका विरोध किया एमआर जयकर ने। तो जयकर साहब और कांग्रेस के बीच में तनातनी हो गई। वो बहुत बड़े बैरिस्टर थे, इंटरनेशनल कोर्ट के भी जज रहे एमआर जयकर। उनको लगा कि भाई मैंने नेहरू जी की आलोचना कर दी, ये कांग्रेस वाले सारे नाराज हैं, मैंने तो अच्छा प्रस्ताव किया, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जगह खाली हो गई। जयकर भी बैठे थे वहां। लोगों ने फोन किया, कांग्रेस के लोगों ने, कि संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, आप इस्तीफा मत दो, अब सुकून हो जाएगा। जब जयकर साहब को पता लगा कि डॉक्टर अंबेडकर की सीट पूरी पाकिस्तान में भेज दी है, तो उन्होंने कहा मेरा इस्तीफा मंजूर करो, और जो मेरी सीट खाली हो वहां पे डॉक्टर अंबेडकर आना चाहिए। ऐसे एमआर जयकर साहब के लिए भी जोरदार ताली बजा सकते हो आप, नहीं तो बड़ा मुश्किल था बाबा साहब का यहां संविधान सभा में ही पहुंचना। ऐसा कांग्रेस ने जाल बिछाया। ये जाल है और नहीं तो क्या है जी। जो फॉर्मूला तय किया था रेड क्लिफ ने, उस फॉर्मूले को भी नहीं माना। ये पहला अपमान किया बाबा साहब का। मैं एक एक बताता जाऊंगा, आपके मेरी बात समझ में आ रही है ना? नहीं आ रही है? आ रही है। अभी यहां जो ये सफेद बालों वाले हैं, वो महाराज जी के पास बैठे हैं, ये अभी कह रहे थे ईसीबीसी एकता करो, ऐसा ही बोल रहे थे क्या? तो अभी आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूं, 11 अप्रैल को किसकी जयंती थी? महात्मा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती थी ना, 11 अप्रैल को थी ना। तो आपकी जानकारी में है क्या कि महात्मा फूले इस संसार से कब गए? 28 नवंबर 1890 महात्मा फूले इस संसार से विदा लेते हैं, 28 नवंबर 1890, और बाबा साहब इस संसार में आते हैं 14 अप्रैल 1891। इसलिए महाराष्ट्र के लोग कहते हैं फूले ही अंबेडकर थे। आप एकता बना लो, बहुत बढ़िया एकता बन सकती है। इस सब्जेक्ट में एकता बन सकती है साहब, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। महाराष्ट्र में मैं जाता हूं, बहुत लोग कहते हैं फूले ही अंबेडकर थे। जो आप अभी जिक्र कर रहे थे ना एकता का, उस एकता को बना लो आप। हाँ बिल्कुल, इसलिए सैनी साहब को ही कह रहा हूं मैं। अब दूसरा गड़बड़ कहां की, ये आपको बहुत कम किताबों में पढ़ने को मिलेगा। मैं रिसर्च का आदमी हूं, पढ़ता रहता हूं। दूसरी गड़बड़ करी कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ जो अन्याय किया, पहला तो ये किया पाकिस्तान में भेज दिया उनका क्षेत्र ही। ये तो एमआर जयकर साहब का भला, उन्होंने इस्तीफा दिया, सीट खाली हो गई, तो फिर ये संविधान सभा में आ गए। दूसरी गड़बड़ क्या की, अंतरिम गवर्नमेंट बनी। अंग्रेजों ने कहा हम जाएंगे, एक अंतरिम गवर्नमेंट बनाओ, तो एक अंतरिम गवर्नमेंट बनी 1946 सितंबर में। तो अंग्रेजों ने कहा भी 14 लोग मंत्रिमंडल में आप लीजिए। तो उन्होंने कहा फॉर्मूला क्या होगा? तो नेहरू जी ने और अंग्रेजों ने मिलकर एक फॉर्मूला तय किया कि 5 तो हिंदू स्वर्ण जाति के हिंदू होंगे मंत्रिमंडल में। जो चुनाव होगा वो 51-52, ऐसा अंग्रेज कह रहे थे, भी 2-3 साल लगेंगे आपके, डिलिमिटेशन आएगा, सीटें तय होगी। इसलिए एक अंतरिम गवर्नमेंट बनाओ, और नेहरू जी को उसका अध्यक्ष बनाया, वो बाद में प्रधानमंत्री कहलाए। लेकिन मंत्रिमंडल के सदस्य कितने होंगे तो अंग्रेजों ने और नेहरू जी ने मिलकर तय किए, वो बता रहा हूं इतिहास आपको। 5 हिंदू स्वर्ण होंगे, 5 मुस्लिम होंगे। ये 46 में, देश आजाद 47 में होता है।
और 4 लोग कौन कौन होंगे? एक सिख समाज का आदमी इसमें कैबिनेट में होगा, नेहरू जी की कैबिनेट में। एक ईसाई समाज का आदमी नेहरू जी की कैबिनेट में होगा। एक दलित समाज का आदमी नेहरू जी की कैबिनेट में होगा और एक पारसी समाज का आदमी नेहरू जी की कैबिनेट में होगा। अब यहां एक दलित का कोटा था, इस कोटे में जगजीवन राम जी आ गए। अब यहां कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बाबा साहब जगजीवन राम जी को हटाने के लिए गए होंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बात की। सब झूठ है जी। बाबा साहब ने रिटर्न में आर्गुमेंट किया है अंग्रेजों के सामने और कहा है, क्योंकि तार गए यहां से भारत से, कि भाई अंबेडकर हकदार है कैबिनेट में जाने का, इसको आपने क्यों नहीं लिया? किसने भेजा? अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने, उसमें जो तार देने की क्षमता रखते हैं उन्होंने भेजा। उसमें पंजाब के लोग भी हैं, जलंधर के लोग भी हैं, चेन्नई के लोग भी हैं, महाराष्ट्र के लोग भी हैं, बंगाल के लोग भी हैं। जब इतने तार गए तो अंग्रेज सरकार हिल गई। एटली वहां के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नेहरू जी को फोन किया कि भाई ये क्या विषय है? तो उन्होंने कहा, साहब वो डॉक्टर अंबेडकर तो हमारी पार्टी से नहीं है। अब ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि नहीं साहब, बाबा साहब तो हमारी पार्टी के थे। नेहरू जी कहते हैं कि कांग्रेस में नहीं है साहब वो। तो उन्होंने कहा, भाई खाली कांग्रेस का गवर्नमेंट थोड़ी बनानी थी आपको। वो कहते हैं, कौन? एटली, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। जब चुनाव हो जाए, जो जीते वो बनाओ, लेकिन अभी तो आप राष्ट्रीय सरकार बनाओ। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय सरकार वो क्या होती है? कि नहीं, आपको राष्ट्रीय सरकार बनानी पड़ेगी। तो ये दिसंबर 46 से चला मसला और पहुंचा अगस्त 47 तक, जब तक देश आजाद हो गया। तो उन्होंने कहा, भाई ये अंबेडकर के क्या आर्गूमेंट है? तो बोला, साहब आप भी सुन लो। तो अंबेडकर साहब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सामने आर्गूमेंट करते हैं। क्या आर्गूमेंट है? ये अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा, आपने 14 का कोटा फिक्स किया, 10 तो मुस्लिम और हिंदू आपने कर दिए, 5 स्वर्ण हिंदू, 5 मुस्लिम। एक आपने सिख किया, एक आपने ईसाई किया, एक आपने दलित किया, एक आपने पारसी किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये डॉक्टर BR अंबेडकर साहब का आर्गुमेंट है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के समक्ष। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुओं की 5 कैबिनेट में स्थान आपने किया, ओके, एग्रीड। लेकिन मुसलमानों की पॉपुलेशन और दलितों की पॉपुलेशन तो बराबर है। आप दलितों के लिए 1 कोटा फिक्स कर रहे हो और मुसलमानों के लिए 5 कोटा फिक्स कर रहे हो। तो इटली को लगा ये तो गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने कहा, भी पंडित नेहरू ने माना इसको? बोला, गलत माना। तो किसी ने, एक अंग्रेज अफसर को ये बैठा होगा उनके एटली साहब के साथ, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर महान है। उन्होंने क्या कहा, सर एक काम करते हैं, क्या ये जगजीवन राम जी का नाम है ना यहां, इसकी जगह में आपका नाम लिख देते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं, मैं जगजीवन राम जी को हटा करके और मंत्री बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं मंत्री पद का भूखा नहीं हूं। मैं ये कहना आया हूं कि आपने 5 का कोटा मुसलमानों के लिए तय किया और थोड़ी सी ही आबादी हमारी कम है दलितों की, आपने हमारा कोटा 1 क्यों फिक्स किया? आप 2 कर सकते थे, 3 कर सकते थे, हमारे साथ न्याय होता। तो वो एटली हैरान हो गया कि यार ये तो बहुत बड़ा आपके साथ धोखा हो गया। तब जाकर के एटली ने कहा नेहरू जी को, यू हैव टू फॉर्म ए नेशनल गवर्नमेंट। सर वो नेशनल गवर्नमेंट क्या, कि सभी दलों के लोग लीजिए। तब जाकर के ये विरोधी थे बाबा साहब, तो 2 विरोधी नेहरू जी के मंत्रिमंडल में आते हैं। एक का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे का नाम है डॉक्टर BR अंबेडकर। वो कांग्रेसी नहीं थे। तो कांग्रेस ने तो धोखा दिया ना बाबा साहब को, क्या नहीं दिया? आप समझ में आ रहा या नहीं आ रहा है? अभी CM साहब जिसका जिक्र कर रहे थे, नायब सिंह जी सैनी साहब, कि 51 में इस्तीफा दे दिया, 47 में वो पहले कैबिनेट में आए, पहले लॉ मिनिस्टर बने। और मैं तो कई बार ये कहता हूं, मन से कहता हूं कि मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि दलित समाज के आदमी डॉक्टर BR अंबेडकर साहब पहले कानून मंत्री थे। उस कुर्सी पर दलित समाज से जाने वाला
दूसरा कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल है भाई साहब। ये नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जोरदार ताली बजा सकते हो आप। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हाँ, ऐसे जोर से लगाओ आप। अब एक विषय तो आ गया, इस्तीफा दिया, उसमें कई कारण थे। उसमें तो एक कारण साहब जो आप ये समझौता कराने बाद, उसमें एक बड़ा कारण ये था, हिंदू कोर्ट बिल तो था ही, कि बैकवर्ड कमीशन को आपने बनाया क्यों नहीं अभी तक। ये रीजन भी था। बाबा साहब ने कहा, नेहरू जी आपने कहा था कि बैकवर्ड जातियां जो हैं उनका अध्ययन करने के लिए बैकवर्ड क्लास का एक कमीशन बनाएंगे, आपने क्यों नहीं बनाया। इसलिए मैं नाराज हूं। नाराजगी के 4-5 कारण थे, जिसमें एक कारण ये भी, ये एकता में काम आएगा, आपकी एकता में। अब साहब 52 का चुनाव आ दो, धीरे धीरे आगे चल रहा हूं, कितना बोलना है ये भी बता देना, ठीक है ना, बोलते रहे। 52 का चुनाव आया। अभी हमारे जरावता जी कह रहे थे, सत्यप्रकाश जी, कि ये वोट चोरी का आरोप लगाते। पहला तो सरदार पटेल साहब को नहीं पढ़ने दिया प्रधानमंत्री, कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनता। अध्यक्ष ही कांग्रेस का वो अध्यक्ष होता, वही प्रधानमंत्री होता, वो पता था, क्योंकि अंग्रेज छोड़ के जाएंगे अब, और जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री होगा। तो वोट चोरी पहले तो उसमें की उन्होंने। सारे वोट तो पटेल साहब के लिए नाम से आए थे और चेंज करके वोट चोरी कर लिए। लेकिन यहां बाबा साहब के साथ क्या किया 52 के चुनाव में, आप सुनना ध्यान से। 52 का चुनाव, जो पहला चुनाव हुआ, उसमें एक नारायण काजोलकर करके एक आदमी था कांग्रेस का, उसको खड़ा कर दिया। बहुत से समझदार आदमी गए नेहरू जी के पास, बहुत से। सर आप कई ऐसे विद्वान आदमी हैं जिनको आप लोकसभा में आने के लिए कह रहे हो, कई ऐसे हैं जिनके सामने आपने बहुत ही कमजोर कैंडिडेट खड़ा किया है, और कई ऐसे हैं जिनको आप कहते हो निर्विरोध भी आ जाएं क्योंकि वो विद्वान है। हमारे हिसाब से डॉक्टर अंबेडकर भी विद्वान है। कई लोग गए, एक नहीं। भारतीय समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं। तो नेहरू जी क्या कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर अंबेडकर हमारा विरोधी है, हम इसको हरवाएंगे और उसके सामने चुनाव लड़ने के लिए आदमी खड़ा करेंगे। तो लोगों ने कहा साहब बाबा साहब का इतना बड़ा नाम है, कोई खड़ा ही नहीं होगा। तो ये श्री नारायण काजोलकर थे ना, ये नेहरू जी के दूध ही आते, दूध लाते थे, दूध। किसी जमाने बाबा साहब के सहयोगी भी रहे, लेकिन ये बाद में नेहरू जी के यहां चले गए और दूधिया को टिकट दे दिया भाई साहब, नारायण काजोलकर को। और नेहरू जी खुद अंबेडकर साहब के खिलाफ प्रचार करने चले गए नॉर्थ बॉम्बे में। लोगों ने कहा साहब आप क्या कर रहे हो, डॉक्टर बाबा साहब चुनाव लड़ रहे हैं। बोला नहीं, हरा रहा, रणनीति बनाओ ऐसी। खुद चले गए। बाबा साहब चुनाव हार गए। कितने वोटों से हारे, ध्यान है क्या, कितने वोटों से हारे? 14,561। बाबा साहब पहला चुनाव 52 का, जो 51-52 का चुनाव कहलाता है, पहला आम चुनाव, वो हारे 14,561 वोटों से। लेकिन बाबा साहब के वोट खारिज कितने किए, ये समझने वाली बात है। बाबा साहब के वोट खारिज किए 74,333। बाबा साहब चुनाव हारे। ये आंकड़े कहीं भी पेश कर सकते हो आप, रिकॉर्डेड आंकड़े हैं। मैं देश का कानून मंत्री, इसलिए एकदम रिकॉर्डेड आंकड़े बोल रहा हूं। 14,561 वोटों से बाबा साहब चुनाव हारे, और बाबा साहब के चुनाव में वोट खारिज किए 74,333। तो वोट चोरी किसने की भाई साहब? कांग्रेस ने। और बाबा साहब को चुनाव हराया। फिर चुनाव आया भंडारा का। बाबा साहब का मन था कि भाई ये राज्यसभा की बजाय लोकसभा मेरे लिए ठीक है, तो भंडारा का उपचुनाव, वो भी महाराष्ट्र में ही था, उनकी लड़ने की इच्छा हो गई। फिर कई लोगों ने कहा नेहरू जी अब तो आप प्रधानमंत्री हो, आपके साथ एमपीओ की संख्या भी बहुत है, बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ आप भंडारा में क्यों कैंडिडेट खड़ा कर रहे हो? तो भी नेहरू जी नहीं माने, और भंडारा में भी बाबा साहब के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया और चुनाव हरवाया। तो जिसने बाबा साहब का अपमान किया, जब चुनाव का अवसर आवे ना, तो हमें कांग्रेस से बदला लेना चाहिए साहब। करोगे क्या ऐसा?
ये करना अभी तो आपने हरियाणा में करके दिखाया भी है, विधानसभा में। थोड़ा लोकसभा में कसर रहेगी, आगे नहीं रहने देंगे। अब आप आ जाओ साहब, ये क्या कहते हैं हमने बाबा साहब का भी सम्मान क्या नहीं किया? 2 तो चुनाव हरा दिए, 56 में बाबा साहब चले गए, महापरिनिर्वाण हो गया। अब क्या हुआ? 56 के बाद बाबा साहब के अनुयायी लगातार कहने लगे कि भारत रत्न दो बाबा साहब को। 56 के बाद कई लोगों को भारत रत्न दिया कांग्रेस ने, बाबा साहब को नहीं दिया। जब बाबा साहब को भारत रत्न कब मिला? जब इस देश में वीपी सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी उस सरकार का समर्थन कर रही थी। अटल जी अडवाणी जी के कहने पर वीपी सिंह जी ने माना और बाबा साहब को भारत रत्न मिला। तो हम नजदीक हैं भाई बाबा साहब के। कांग्रेस तो मजबूरी से नजदीक कहती है अपने आप को, कभी सम्मान नहीं किया। नहीं तो भाई साहब 1956 में गए तब 65-66 साल के थे बाबा साहब। उनका 75वीं जयंती आई, वो आई 1966 में। तब भी लोगों ने कहा कि बाबा साहब भारत रत्न के हकदार हैं, कुछ नहीं किया। जब 100वीं जयंती आई और कांग्रेस का राज बदल गया, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए, अटल जी और अडवाणी जी बाहर से समर्थन कर रहे थे उस सरकार का, उस समय बाबा साहब को भारत रत्न मिला और उसी समय सेंट्रल हॉल में तेल चित्र लगाया। कांग्रेस ने तो उसके लिए भी मना कर दिया कि जगह ही नहीं है सेंट्रल हॉल में तेल चित्र लगाने के लिए। जिस स्थान पे बैठ के बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा, उस स्थान को कांग्रेस ने कह दिया कि सेंट्रल हॉल में बाबा साहब के लिए तेल चित्र के लिए जगह लगाने के लिए जगह ही नहीं है। ये दोनों काम अगर किसी ने किए तो वीपी सिंह की गवर्नमेंट में हुए, जब अटल जी अडवाणी जी वीपी सिंह का सरकार का समर्थन कर रहे थे। तो हम नजदीक हैं भाई बाबा साहब के, कांग्रेस नजदीक नहीं है भाई साहब, ध्यान रखना, नहीं है नजदीक। और जब 125वां जयंती का समय आया तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए और मोदी जी ने कहा कि जो स्थान बाबा साहब के लिए जन्म का हो, परिनिर्वाण का हो, दीक्षा भूमि का हो, शिक्षा भूमि का हो, जो स्थान बाबा साहब के नाम से हैं, चैत्य भूमि हो, उन सारे स्थानों का बाबा साहब के लिए हम विकास करेंगे। और पंच तीर्थ जैसी एक योजना बनाई, वो किसने बनाई भाई साहब? नरेंद्र मोदी ने। तो कांग्रेस क्या मांग रही है बाबा साहब के लिए? कुछ नहीं, वोटरों की मजबूरी है, इसलिए बाबा साहब याद आ रहे हैं। ये स्थान वहीं थे साहब, मऊ का स्थान वहीं था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी रही, लेकिन किसी ने जन्म स्थान पे स्मारक नहीं बनाया। अगर स्मारक का काम शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सुंदरलाल जी पटवा ने सबसे पहले मऊ में स्मारक का काम शुरू किया। नितिन गडकरी जी ने नागपुर में दीक्षा भूमि में सबसे पहले काम शुरू किया। कांग्रेस के लोग तो थे ना वहां,